again all you are very very welcome to the chemistry world. Chemistry world में आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि थंबनेल देख के आपको मालूम चल गया होगा। थंबनेल को देखने के बावजूद भी मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि पीछे लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री में, और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने जो पढ़ा था वहां पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किसे बोलते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। और डैनियल सेल के 3 पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज। ये 3 बातें हम लोगों ने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी हम लोगों ने बस एक जनरल इंफॉर्मेशन लिया हुआ था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो एक सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, यानी केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक्सटर्नल वे में इलेक्ट्रिसिटी उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। और फिर हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल में ये बातें पढ़ी थी कि हमको इलेक्ट्रिसिटी क्या करनी होती है, जनरेट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये दोनों तो बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन एंड वर्क, यानी ये काम कैसे करता है और ये इसको बनाते कैसे हैं, जिसे हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलेंगे, वोल्टिक सेल भी बोलेंगे और इसे डैनियल सेल भी हम लोग बोलते हैं। देखो बेटा, अपन को डैनियल सेल में बस एक छोटी सी बात, पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट था वो छोटे से कंसेप्ट को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि इसमें होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और ये केमिकल रिएक्शन कैसा केमिकल रिएक्शन होता है, रिडॉक्स होता है। मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स 2 तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं और जिससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट इस डैनियल सेल का यही है कि केमिकल रिएक्शन होगा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराई जाएगी और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है ना। और ये सिंपल मेथड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो बहुत ही ध्यान से समझना और बहुत ही सिंपल होने वाला है यहाँ पे। तो बिल्कुल देखो, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डैनियल सेल बनाते कैसे हैं, इसको बना लेते हैं, फिर इसके फीचर्स उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो बेटा, अपने पास ये कंटेनर है, ठीक है, और अपने पास यहां एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में मैं एक जिंक रॉड डाल रहा हूं। हमने क्या रख दिया, दिस इज द जिंक रॉड। ये मैंने जिंक रॉड डाल दिया। अब इस जिंक रॉड में, ये आपका जिंक रॉड है, अब इस जिंक रॉड में जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे हमने सपोज कर लिया कि ZnSO4 है अपने पास, और उसी तरीके से इसमें हमने क्या किया, एक रॉड रखी और ये रॉड है आपका, सपोज करो ये रॉड आपका कॉपर रॉड है, ठीक है। अपने पास ये कॉपर रॉड है। अब इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट किया, दिस इज द कनेक्टिंग वायर, और इस वायर के बाद
हमें इसमें एक चीज लगानी होती है जिसे मैंने पार्ट में पीछे लेक्चर में बताया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं। तो इसे मैं बोलता हूं दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। ये अपने पास सॉल्ट ब्रिज है। तो ये होता है, और फिर इसमें हमने कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन रखा हुआ, ठीक है। और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वह क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिंक का क्या होता है, ज्यादा होता है, और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। तो जब ऐसा हो जाए तो फिर इस कंडीशन में जिंक एक्ट्स एज एनोड। तो जिंक किसकी तरह काम करने लगेगा, एनोड की तरफ। यानी मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। जो जिंक सॉलिड है ये ऑक्सीडाइज होके Zn2+ एक्वस फॉर्म में जाएगा, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। और फिर यहां पे कॉपर एक्ट्स एज कैथोड। कॉपर किसकी तरह काम करेगा बेटा, कैथोड की तरह काम करेगा। तो कॉपर क्या करेगा, रिड्यूस होगा। तो कॉपर Cu2+ आयन जो एक्वस फॉर्म में है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कन्वर्ट होगा कॉपर सॉलिड। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बोलो, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह। तो हमें 2 बातें यहां से और मिल गई, क्या क्या, कि ये जो कॉपर है ये कैसा होगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, कैथोड, और इसे अपन क्या बोलेंगे, दिस इज एनोड, ठीक है। और एनोड मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, और ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप याद रखोगे, एनोड नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे जिंक किसकी तरह बिहेव करने लगा, एनोड की तरह, और कॉपर कैथोड की तरह। तो यहाँ पे अगर अपन को सेल रिएक्शन लिखना हो, ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, मैंने दोनों रिएक्शन को ऐड कर रखा, कैथोड और एनोड का, और ये फिर कन्वर्ट होता है जिंक+2 एंड कॉपर सॉलिड, और ये क्या होगा, एक्वस फॉर्म में जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सेल रिएक्शन। दिस इज द सेल रिएक्शन। ये आपको सेल रिएक्शन मिल गया। अब इस सेल रिएक्शन में आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड से कहां जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज। दिस इज द इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेंगे, जिंक से कॉपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, ठीक है। अब देखो, जब जिंक से यहां की तरफ फ्लो करेंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो करंट होगा, दिस इज द करंट की डायरेक्शन किधर होगी, कैथोड टू एनोड। यानी अगर मैं बात करूं तो करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। ये बातें
पूरे डैनियल सेल में होती है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये रिएक्शंस होते हैं। सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं हम लोग, ऐसे दो अलग अलग बीकर लेते हैं, दोनों में सॉल्ट सॉल्यूशन लगाते हैं। दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने क्या रखा है, उस मेटल इलेक्ट्रोड्स को लगाया है, और मेटल इलेक्ट्रोड से ये फॉलोइंग रिएक्शन होने के बाद ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। अब देखो ट्रिक समझना है आपको कि आप कैसे याद रखोगे कि ये हमेशा नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसके लिए ट्रिक क्या होगा, तो आपको ट्रिक याद रखना है। दिस इज द ट्रिक। हालांकि ट्रिक पे काम बनता नहीं है हर जगह, लेकिन फिर भी यहां से आपको काम बन जाएगा, यहां आपका काम बन जाएगा। ट्रिक से देखो बेटा, देखो दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द ऑक्सीडेशन and this is the anode and this is the negative। याद रखना बेटा, ये जो एनोड है अपना, ये जो जिंक तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में है, बिल्कुल देखो ये लेफ्ट साइड में है, हमारे लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो ये लेफ्ट। फिर देखो इस जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस इज द oxidation, okay, and this is what, this is anode, इसे अपन क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। एंड फिर मैं बात करूं तो ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये प्लेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपका बेसिक ट्रिक है, इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ पे बच्चा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये एक बात याद रखना, दिस इज द ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। मैंने दो तरह का सेल बताया था, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा बताया था मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये मैं बात कर रहा हूं गैल्वेनिक सेल के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल इसकी अपोजिट हो जाएंगी। तो वहां पे क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब केमिकल रिएक्शन होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो दोनों चीजों को आप बिल्कुल क्या रखेंगे, ध्यान में रखोगे। ऐसा नहीं कर देना कि बिल्कुल गलत कर जाना। तो ये कुछ देर के लिए मैं हट जाता हूं, 2 मिनट में आपको देता हूं, वीडियो को रोक के आप इसे क्या करें, नोट करें। नोट करने के बाद फिर आगे इस सेल का हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं कि कैसे सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो गुड, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको मैं हटाता हूं। देखो ये तो बिल्कुल ही याद रखना आप, ठीक है, नहीं याद रखोगे तो फिर बार बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, और बोर्ड वाले बच्चे तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर और भी अच्छा होगा। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, फिर भी ट्रिक भी आपको आनी चाहिए, कंसेप्ट भी आना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या करना है, लाखों बच्चों के साथ फाइट करना है आईआईटी में, नीट में। आगे जाने के लिए सब चीजों को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। अब देखो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, जैसे देखो इतना बड़ा सेल है, अब इस सेल को हर जगह तो बना नहीं सकते, तो इसको जनरली अगर मैं हमें एग्जाम में दिया हो, एग्जाम के पेपर में दिया हो, तो इतना बड़ा डायग्राम बना के नहीं दे रखा है, ठीक है। या फिर अगर हमें भी क्या करना हो, लिखना हो, तो हम इतने बड़े सेल को बना के नहीं दिखाते, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं छोटे से तरीके से, उसको इजिली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो
अगर मैं बात करूं सेल रिप्रेजेंटेशन की, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जैसे यहां पे क्या हो रहा था, जिंक Zn2+ में जगह, दिस इज द सॉलिड फॉर्म एंड दिस इज द एक्वस, और फिर जो कॉपर Cu+2 था एक्वस मीडिया में, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था बेटा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिर ये वापस कॉपर सॉलिड के फॉर्म में जाता है, ध्यान से समझना। तो ओवरऑल अगर अपने पास रिएक्शन हो तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा इसका, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 सॉल्यूशन में था ये, और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 एक्वस यानी सॉल्यूशन में जाता है ये, फिर ये कॉपर सॉलिड, ऐसा होता है। अब देखो यहां पे 2-3 बातें पहले लिख लो, हमें क्या लिखना है, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हुआ, और फिर कैथोड पे कॉपर रिड्यूस हुआ। 2 बातें बिल्कुल हमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, ये 2 बातें अपने को क्लियर होना चाहिए। दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और रिडक्शन हाफ सेल है, और दोनों को कनेक्ट कौन करता था, सॉल्ट ब्रिज करता था। अब देखो पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो ये जिंक सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जिंक एक्वस एंड दिस इज +2, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर उसके बाद वापिस से यहाँ पे देखना, मैं दूसरे कलर से इसको बनाता हूं, ऐसे हम लोग लगाएंगे, और फिर क्या होगा, दिस इज द Cu2+ एक्वस, और ये कन्वर्ट होता है बेटा किसमें, कॉपर सॉलिड। दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, this is the oxidation half cell and this is the reduction half cell। ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। और जो ये बीच में चीजें लिखी हुई है इसको हम लोग क्या है, ये अपने पास दिस इज द सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो ऐसे इसलिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं, वहां पे हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक जनरल इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, जनरल इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि सेल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेल का रिप्रेजेंटेशन से ही हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे। और देखो बिल्कुल घबराना नहीं, आपको लग रहा होगा सर थ्योरीज कराए जा रहे हैं और फिर न्यूमेरिकल का पता नहीं है। बेटा जब चैप्टर्स हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तो चैप्टर्स के एंड में हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे प्रॉब्लम्स में आपको क्या कराऊंगा, इस चैनल पे सॉल्व कराऊंगा। तो बिल्कुल उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के भी क्वेश्चन कराऊंगा। और इन बिटवीन अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी की जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना, फिर उस क्वेश्चन को भी मैं क्या करूंगा, दे सकता हूं। या फिर आप मेरे नंबर पे 8874008682 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मुझे पर्सनली भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसके लिए बेफिक्र रहो। ऐसा नहीं कि मैं इस चैनल पे आपको केवल थ्योरीज कराया जा रहा हूं और फिर न्यूमेरिकल्स के लिए आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, नहीं। हम लोग जो भी करेंगे बिल्कुल शिद्दत से करेंगे और सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना और मेरे साथ बने रहना। और वीडियो को देखो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो बिल्कुल डिसलाइक करो वहां पे। ठीक है,
अब देखो, एक जनरल में मैं बात करता हूं, इन जनरल में बात करता हूं कि एक सेल रिएक्शन हो रही है M1, ये कन्वर्ट होता है MN1 प्लस एंड दिस इज द N1 इलेक्ट्रॉन, यहां से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। और फिर यहां से दिस इज MN2, दिस इज द M2, N2 प्लस है ये, या फिर जनरली हम लोग लिखें, अब ये क्या करेगा, N2 इलेक्ट्रॉन लेके ये M2 में क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कोई भी सेल रिएक्शन दे रखा है आपको। अब इस सेल रिएक्शन को बोलते हैं कि ऐसे आप क्या करो, रिप्रेजेंट करो, ठीक है। इस सेल को आप क्या करो, रिप्रेजेंट करो। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को मैंने लेफ्ट में लिखा है और मैंने वहां पे ट्रिक भी बताया था, लोन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड, और वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो बिल्कुल ध्यान से समझो। M1 है और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, मेटल है सॉलिड फॉर्म में होगा, मैंने स्टेट लिखना, देखो ऐसे बेटा। तो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है MN1 प्लस में, और ये एक्वस फॉर्म में। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन लिख दिया, और इसको फिर शॉर्ट ब्रिज को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। शॉर्ट ब्रिज के बाद हमें क्या करना है, रिड्यूस स्टेट को लिखना है। तो रिड्यूस स्टेट इसका क्या है, MN2 प्लस, और ये कन्वर्ट हो रहा है M2 सॉलिड एंड दिस इज एक्वस, दिस इज आयन एक्वस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हम लोग इन जनरल किसी भी सेल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप धीरे धीरे समझना बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक साथ पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दौड़ के पढ़ो, दौड़ के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, चीजों को समझ के पढ़ना है, लॉजिकली समझ के पढ़ना है। साइंस किसी भी ट्रिक पे नहीं चलती, वो ट्रिक काम नहीं करेगा आपको। अगर आईआईटी के क्वेश्चन करने बैठोगे, एम्स के क्वेश्चन करने बैठोगे, तो वहां पे ट्रिक काम नहीं करने वाली। ट्रिक कुछ नहीं होता है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट आएगा तो फिर आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बिना ट्रिक के आप चीजों को इजी नहीं कर सकते, लेकिन बिना कंसेप्ट के आप इजी कैसे कर सकते हो, तो दोनों चीजें एक साथ आप सोचना होगा, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि सर पढ़ाए जा रहे हैं कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ऐसा कोई, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट को समझ के पढ़ना होगा आपको। क्लियर है ना बात आपको। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। सेल रिप्रेजेंटेशन करते समय में क्या करना है, लेफ्ट साइड में हमें जो ऑक्सीडाइज रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को लिखना है। बीच में डबल एरो लगाना है जो शॉर्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और फिर तीसरी कंडीशन है, तो उसके बाद हमें राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, रिड्यूस स्टेट को लिखना है। रिड्यूस रिएक्शन जो होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन जो होता है, उस रिएक्शन को हमें लिखना है। और इसी तरीके से इसलिए हम किसी भी सेल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है। और सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन पूछने के बाद आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी आईआईटी वगैरह में, आईआईटीज के क्वेश्चंस में, नीट के क्वेश्चन में ये पूरा डिस्क्राइब करके नहीं दिया होता है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। बस सिंपल वहां पे रिएक्शंस दिए होते हैं और उससे आपको मालूम करना होता है कि कौन सी चीजें ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीजें रिड्यूस हो रही है। तो इसलिए ये क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं कि फिर आप 1 मिनट के लिए रोक के से वीडियो को रोक पाओ, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ब्रिज के फंक्शंस के बारे में। ओके बेटा, तो हम लोग शॉर्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं।
अपने पास है अब ये बात पढ़नी है हमें, शॉर्ट ब्रिज। ठीक है ना, कि शॉर्ट ब्रिज क्या होगा और शॉर्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होगा। देखो मैंने इसको एक पॉइंट्स में करके लिखा देता हूं। दिस इज द इन्वर्टेड यूट्यूब शेप। ठीक है ना, ये क्या होता है, इन्वर्टेड यूट्यूब का होता है। देखो ना, मैंने एक ऐसी बीकर लगाई थी, एक ऐसा बीकर लगाया था, और दोनों में कुछ ऐसे मैंने क्या किया था, इसे ड्रॉ किया था। तो देखो ये इन्वर्टेड यूट्यूब का है। दूसरी चीज, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें भरे गए होते हैं, जैसे KCl, AgNO3 एटसेट्रा। इस तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इसमें एक पेस्ट भी लगाया गया होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अगर अगर। अगर अगर भी इसमें भरा गया होता है। ठीक है, अब देखो तीसरी बात, इस सॉल्ट ब्रिज में क्या होती है। तीसरी बात यह होती है कि इसके जो ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कॉटन वूल लगाया जाता है। यहाँ पे कॉटन वूल लगाया जाता है कि आयंस इस दोनों में क्या हो सके, एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो सके। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं मिक्स होने चाहिए, मिक्स होने से क्या डिफिकल्टी जाएंगी। तो आपको बस इतनी चीजें इसमें याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, इन्वर्टेड यूट्यूब शेप का होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें होते हैं। अगर अगर सॉल्यूशन होता है इसमें जिलेटिन। अगर अगर एक पेस्ट बना के इसमें लोग क्या करते हैं, डालते हैं। फिर कॉटन वूल इसमें दोनों ट्यूब के एंड में क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। अब इसके फंक्शंस देख लो क्या क्या है। व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन देखो, सबसे पहला जो फंक्शन है इसका, इट कंप्लीट द सर्किट। सबसे पहली चीज, ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। भाई ऊपर से तो मैंने वायर लगा दिया, लेकिन दोनों सॉल्यूशन आपस में कनेक्ट नहीं हुए। दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस शॉर्ट ब्रिज का यूज करना पड़ता है। अभी शॉर्ट ब्रिज लग जाता है तो फिर क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये सर्किट को कंप्लीट करता है। और सर्किट को कंप्लीट करने के साथ साथ ये दोनों आयंस को एक दूसरे में मिक्स होने से भी रोकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें का आयन इधर और इसमें का आयन इधर। एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट, दोनों का कंपार्टमेंट को ये अलग रखता है और दोनों को आयन को मिक्स होने से भी क्या करता है, ये रोकता है। यानी इट स्टॉप द मिक्सिंग of ions of both compartment, दोनों के जो कंपार्टमेंट में आयंस होते हैं उन दोनों को मिक्स करने में भी क्या करता है, रोकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, कि अगर इधर और इधर दोनों में कहीं भी अगर आयंस की कमी है, कहीं भी आयंस की कमी है, किसी में नेगेटिव चार्ज कम हो गया या फिर किसी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इस आयंस को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। और इस मेंटेन की वजह से या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। यानी इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखे रहता है सॉल्यूशन को। ऐसा नहीं है किसी में चार्ज ज्यादा हो गया और किसी में चार्ज कम हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। इट प्रिवेंट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से क्या करता है, बचाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बच्चों को ये नहीं क्लियर होगा, सर आप ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की बात क्या कर रहे हो।
देखो बेटा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लेट अस सपोज कि ये कुछ ऐसा है, मैं ये एक इन्वर्टेड Q2 डाल, ठीक है। अब देखो इधर से एक इलेक्ट्रोलाइट और फिर इधर से ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, और जब दोनों ही ये एक पॉइंट पे आके, एक सरफेस पे आके दोनों ही क्या करेंगे, मिलेंगे, और दोनों ही का क्या होगा, चार्ज अलग होगा। तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो जाता है। जब चार्ज सेपरेशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन। लिक्विड लिक्विड जंक्शन, ये हो गया आपका लिक्विड लिक्विड जंक्शन। देखो ये एक अलग सा इलेक्ट्रोलाइट, ये एक अलग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों लिक्विड जब दोनों एक पॉइंट पे क्या आके मिलेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन। अब दोनों के चार्ज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है, डेवलप होता है। अब इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब ध्यान से समझो, ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करने के लिए ही मैंने बताया कि यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन, कॉटन वूल, ठीक है ना। इसमें से आयंस, इसमें से सॉल्यूशंस में से लिक्विड एक दूसरे के साथ क्या हो, मिक्स ना हो सके, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, कॉटन वूल लगाते हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट ब्रिज क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड U2 शेप का होता है। उसके साथ साथ इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भरे जाते हैं, KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, इस तरह के अगर अगर के साथ, ठीक है। फिर इसके कॉर्नर, इसके लास्ट एंड पॉइंट पे कॉटन वूल लगाया जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सर्किट को कंप्लीट करता है, इसके साथ ये दोनों आयंस को मिक्स होने से रोकता है। एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट्स को, आयंस को एक दूसरे से मिक्स होने से ये क्या करता है, रोकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे निकल के आई है, यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो आयंस होते हैं, जो एनायंस होते हैं, जिधर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम हो, वो अपने एनायंस के थ्रू, अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू उसको क्या करता है, फिल अप करता है, ठीक है, उसको फुलफिल करता है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बचाता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होने नहीं देता है, क्योंकि दोनों को मिक्स होने ही नहीं देता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ये चीज। तो अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें सारी चीजें हम लोगों ने डैनियल सेल के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में एक चीज और डैनियल सेल में बचा हुआ है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। आप इसे नोट कर लेना, वीडियो को रोक के नोट कर लेना। देखो बेटा, अब हम ये देखते हैं कि किसी का भी सेल पोटेंशियल या फिर बोले ई ऑफ द सेल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। किसी का भी सेल पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसे ही हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। This is the what? Electromotive force. This is the electromotive force. तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को मूव, पूरे सर्किट में मूव कराने में जो भी क्या होती है, एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी लगता है उसे हम लोग इसका क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ईएमएफ को कैसे फाइंड करेंगे। तो एक चीज देखो, मैंने अभी बताया कि अगर सर्किट कहीं इनकम्प्लीट है, सर्किट कहीं इनकम्प्लीट है,
तो फिर चार्ज का फ्लो नहीं होगा वहां। उसी तरीके से हमने पढ़ा था कि डैनियल सेल में दो चीजें होती है, डैनियल सेल में दो चीजें होती है, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल, और ये होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो अगर हमें दोनों को फाइंड करना है तो हमें E ऑफ द सेल होता है, E ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू होता है E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी दोनों अगर हमें मालूम है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेल का पोटेंशियल बता सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या हम अकेले किसी का भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं? किसी से अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल बता दो, किसी से भी पूछा जाए रिडक्शन हाफ पोटेंशियल बता दो, तो फिर अकेले हम इसे मेजर नहीं कर सकते। तो अकेले नहीं मेजर कर पाने की वजह से हमें कुछ ना कुछ एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए, कोई एक रिफरेंस। जैसे बहुत सारे जो मेजरमेंट होते हैं वह एक रिफरेंस के लेके ही किए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड लेके किया जाता है। तो उसी तरीके से किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए यहाँ पे भी एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया गया, और इस रिफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, जिसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या किया गया कि मान लिया गया कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो, ये क्या होता है 0.00 वोल्ट होता है। दिस इज द 0.00 वोल्ट होता है। तो अब बताओ इसके रेस्पेक्ट में अगर मुझे किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल या फिर सेल का पोटेंशियल अगर फाइंड करना हो, तो अगर हमें E ऑफ द सेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रखा जाए और एक हमें क्या ले लूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लूं, तो एक जगह पे क्या होगा 0, तो जो सेल का पोटेंशियल होगा वह उसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड से हम बहुत ही आसानी से किसी का भी हम लोग पोटेंशियल क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, तो इसको समझते हैं। मैं बनाता हूं पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनता है। देखो बेटा इसमें होता क्या है, अपने पास ऐसा एक कंटेनर होता है। अब इस कंटेनर में ऐसे, अब इसमें क्या किया जाता है, ये देखो ऐसे मैं लिखता हूं। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। दिस इज द प्लेटिनम वायर, ये आपका क्या होता है प्लेटिनम वायर होता है, और यहां से H2 गैस पास कराई जाती है, H2 गैस पास कराई जाती है। अब जब H2 गैस पास कराई जाएगी और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो प्लेट दिखा रहा है, ये प्लेटिनम फॉयल है। दिस इज द प्लेटिनम फॉयल एंड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम ब्लैक से क्या किया होता है कोटेड किया होता है, एंड दिस इज
पार्शियली डिप, ये इस सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्शियली डिप करता है, पार्शियली इसको मतलब हल्का फुल्का इसको इसमें डुबाया होता है, ऐसा नहीं कि पूरा ये क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर ही होगा। अब देखो, अब बच्चों ये समझो कि ये सॉल्यूशन किसका होता है, दिस इज द एसिड सॉल्यूशन, दिस इज द एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन होगा किसका, HCl। अब ध्यान रखना है क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, यहाँ पे प्रेशर जो हाइड्रोजन का होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl ये कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm, और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, और टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं बोलूं 298 केल्विन होना चाहिए। इसलिए तो इसे बोलते हैं ना अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया गया है और इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या रखा गया, 0 माना गया है, और 0 होता है तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोड की खासियत ये है कि जैसा काम बनेगा, जैसा इसका काम होना चाहिए, यानी यह इलेक्ट्रोड, दिस इलेक्ट्रोड इट एक्ट्स एज एनोड as well as कैथोड। ये दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है। मान लो इससे मैंने कोई भी एक अलग इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया और वह जो इलेक्ट्रोड है वह इलेक्ट्रोड ऐसा हो कि वो ऑक्सीडेशन करता हो, यानी वो एनोड की तरफ बिहेव करता है, तो ये किसकी तरफ बिहेव करने लगेगा, कैथोड की तरफ। अगर दूसरा जो मैंने इससे कनेक्ट किया हुआ है वह अगर कैथोड की तरफ बिहेव करे, वह किसकी तरफ बिहेव करे, कैथोड की तरफ बिहेव करे, तो ये किसकी तरफ बिहेव करने लगेगा, एनोड की तरफ बिहेव करने लगेगा। इसके सेल रिएक्शन क्या होंगे, देखो H2 है, ठीक है, H2 कन्वर्ट होगा टू H+ आयन, ये एक्वस फॉर्म में जाएगा और इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, ये गैसेस फॉर्म में है। दिस इज द कौन सा रिएक्शन है ये, देखो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कब ऐसा रिएक्शन होगा, जब ये एनोड की तरह काम करेगा, और जब ये कैथोड की तरह काम करे, जब ये कैथोड की तरह काम करे तो कैथोड की तरह क्या होगा, 2H+ आयन एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये किस में जाएगा बेटा, H2 गैस में कन्वर्ट, ठीक, किसकी तरफ बिहेव करने लगा, कैथोड की। तो ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तक ही देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किसी का भी सेल पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, नस्ट इक्वेशन कैसे हम लोग नस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे करते हैं, नस्ट इक्वेशन का क्या यूज है, उसका क्या डेरिवेशंस है, डेल्टा जी में क्या होता है। और देखो बेटा मैं फिर बोलता हूँ, पेन और नोटबुक उठा के इस पूरे लेक्चर को देखना और सारी चीजें पहले ही आपको नोट करना है, और जब नोट करके अच्छा लगे ना तो नीचे जो रेड वाला बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसे जरूर दबाओ, और दिल से अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी करना है। और अगर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छा लगता हो, बिल्कुल सारी बातें अगर समझ में आती हो, तो अपने और भी दोस्तों को आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, बूम बूम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।